हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डर लग रहा है? एग्जाम आ रहे हैं, है ना? तो डायलॉग है ना, वो टीवी में आता है कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत तो है, बट यहाँ ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जीत हो सकती है ना? तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और यहाँ पे होता है प्रैक्टिस सेशन। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का डर यहाँ पे खत्म होता है ना? इस चैनल पे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, उतना ज्यादा हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आगे जीतते जाएंगे, डर हमारा कम होता जाएगा और हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। टॉपिक हमारा वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक लेवल देखा था। बेसिक लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे अपने कंसेप्ट और फॉर्मूले अपने को लर्न हो जाते हैं, रटने की जगह लर्न, है ना? आज यहाँ पे मॉडरेट लेवल देखेंगे। मॉडरेट लेवल मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है और हमें अपने आंसर्स निकालने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is, ठीक है। यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू प्लेट्स, वो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के। देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखिए, है ना? ध्यान से देखना है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट में होता क्या, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक ये जाता है ना? ये होता है, क्लियर बात है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप फोर्स फाइंड करते हैं तो ये आता है। अगर कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है तो इतना फोर्स फील करेगा, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे रखिए, तो Q इनटू में सिग्मा बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, है ना? तो फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे चार्ज ये हो गया और सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, प्लेट्स का एरिया कितना है? A इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया? Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स। क्या फोर्स सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है? कहीं पे आपको D दिख रहा है? दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हम क्या लेते हैं? D। क्या कहीं पे D दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं दिख रहा है, मतलब फोर्स सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो हमने पढ़ा था वही करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंड नहीं करता सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट भी है। ना इनवर्सली करता है, ना डायरेक्टली करता है, ना कोई और तरीके से, डिपेंड ही नहीं करता, है ना? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पॉज करना है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, पढ़े। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब दो प्लेट्स के बीच में एयर है ना? हैज कैपेसिटी C, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज, फोर्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है, ठीक है। देखिए ध्यान से,
दो प्लेट्स रख दी हमने, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट, ये हो गई नेगेटिव प्लेट, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कोई एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, क्या रख दूं, नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो फोर्स का इस फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू में क्या होगा, E। जो भी चार्ज आप यहां पे रखेंगे वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है। अब ये वाली प्लेट अट्रैक्ट कर रही है ना, तो इस वाली प्लेट का उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए जरा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या क्या बताया था, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलिए, फोर्स इज इक्वल टू Q ये हो गया, ठीक है। सिग्मा चार्ज अपॉन क्या है, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 इप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 इप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करिए, तो Q इंटू क्यू क्या हो गया, Q स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं 2a इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद चार्ज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, जरा यहां पे पुट करिए, तो फोर्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर में, तो ये दोनों टर्म स्क्वायर में, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट बाय D, यही होता है ना, सेपरेशन D दिया है ना, ये D, और कैपेसिटेंस C, तो C का वैल्यू क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A इप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, C स्क्वायर मतलब यहां पे दो C है, दो C है तो एक C अलग करते हैं, चलिए, तो इसको ऐसे लिखे CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2a इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब C का वैल्यू ये रहा, इसको यहां पे पुट करिए, तो a इप्सिलॉन नॉट बाय D CV स्क्वायर अपॉन 2a इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब a इप्सिलॉन नॉट से a इप्सिलॉन नॉट हो गया कैंसिल, ये 2 कहां आएगा, यहां पे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, CV स्क्वायर अपॉन 2D, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, CV स्क्वायर अपॉन 2D, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, ये रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, CV स्क्वायर अपॉन 2D, ऑप्शन नंबर C हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आता है, फॉर्मूले याद है, तो इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करा देता हूं, ऑलमोस्ट हर वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, ताकि आप फिजिक्स के जितने भी ऑलमोस्ट होते हैं वो सारे करने का खुद से भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। चलिए यहां पे देखिए क्या लिया है, क्वेश्चन पढ़े, फिगर शोज प्लॉट ऑफ चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है फॉर 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स whose have same plate area and dielectric medium but different distances। 4 प्लेट का कैपेसिटेंस आपको यहां पे दिया गया है, सभी प्लेट्स का एरिया सेम है, सभी के अंदर सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब सबके बीच में एयर मान लेते, प्लेट्स के बीच में सभी के एयर मान लिया, बट सबका डिफरेंट डिस्टेंस, एक का D, दूसरे का 2D, तीसरे का TD और 3D, सॉरी TD नहीं 3D, और चौथे का 4D, अलग अलग सेपरेशन मान लिया गया, ठीक है, यही बोला गया। फिगर शोज प्लॉट ऑफ चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विच हैव सेम प्लेट एरिया, सबका प्लेट एरिया A मान लिया, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सबके बीच में मान लेते एयर है, बट डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सबका अलग अलग है। क्या पूछा है, विच वन ऑफ देम हैज स्मॉलेस्ट प्लेट डिफरेंस या डिस्टेंस, किस प्लेट के बीच का सेपरेशन सबसे कम है, वो पता करना है आपको ग्राफ से। तो देखिए कैसे पता करते हैं, ये Q वर्सेस V का ग्राफ दिया गया,
तो C इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, Q बाय V ही तो होता है, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q बाय V। मतलब Q बाय V का स्लोप कौन है, C, स्लोप है C। Q वर्सेस V ग्राफ का, कौन से ग्राफ का, Q वर्सेस V ग्राफ का स्लोप क्या है, C है, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। अब कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है, बट सभी का तो एरिया क्या है, सेम है, सभी का एरिया सेम है, तो A तो सबका सेम, सबके बीच का सेपरेशन जरूर अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां पे क्या हो गया, D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब क्या हुआ, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, उसी का सेपरेशन सबसे क्या होगा, कम होगा। तो चलिए इनमें से पता करते हैं किसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे का, जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा उसका सेपरेशन बिटवीन प्लेट सबसे कम होगा। तो C क्या है, C यहां पे ये सारे स्लोप्स हैं, और सारे स्लोप मतलब सब कैपेसिटेंस बता रहे हैं, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से सबसे ज्यादा है, ये 4 का, ये कैपेसिटेंस C4 सबसे ज्यादा है, एंगल सबसे ज्यादा, तो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा, और कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है, तो इसी प्लेट का सेपरेशन क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना। कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, और कैपेसिटेंस इस ग्राफ के अंदर क्या है, स्लोप है, स्लोप जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का सेपरेशन सबसे कम होगा। तो एंगल सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, 4 का, 3 का उससे कम है, 2 का उससे भी कम है, 1 का तो सबसे कम है, तो 4 वाले का एंगल सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस, एंगल सबसे ज्यादा तो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा, कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा तो सेपरेशन सबसे कम, मतलब 4th वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। देखा कितना सिंपल था, अगर फॉर्मूले कंसेप्ट अपने को पता है तो अपन इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करें, नोट करें, जो जो बातें मैं बोलता हूं वो नोट भी करनी है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज, 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों किसमें, सीरीज में, ठीक है। वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1, एक ब्लॉक की थिकनेस D1, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, K1, एंड द अदर हैज थिकनेस D2, दूसरे की थिकनेस कितनी है, D2, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे दिया, K2, एज शोन इन द फिगर। द अरेंजमेंट हैज बी थॉट एज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D, पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी, D, D1 प्लस D2, है ना। एंड द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द वैल्यू ऑफ K, हमें नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू पता करना है ना। चलिए पता करें। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों अलग अलग हैं, बट किसमें है, देखिए सीरीज में, ठीक है। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही होता है। अरे सर हमने तो पढ़ा है 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, अरे उसी को सॉल्व करने के बाद ये आता है स्टूडेंट्स, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज रखते हैं, सब वैल्यूज रखनी है, सॉल्व कर देना, आंसर फटाफट आएगा, देखिएगा। यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां पे चलिए ठीक है वैल्यू रख देते हैं, चलिए एक मिनट, चलिए C1 C2 का पहले वैल्यू निकाल ले, C1 क्या होगा, C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट इनटू में K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसका सेपरेशन कितना है D1, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, C2 कितना, C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D2, ठीक है। ये हो गया
फॉर्मूले यहां पे हो गए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों वैल्यूज मिल गए, दोनों वैल्यूज को मिला के वहां पे रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट देखिए क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, C1 कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D1 इंटू में K1 इंटू, है ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई C2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय D2 इंटू में क्या हो गया K2 अपॉन C1 प्लस C2 दोनों प्लस करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D1 प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाय D2 इंटू में क्या आ गया K2। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पे पहले देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a मल्टीप्लाई हो तो a स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो तो एप्सिलॉन स्क्वायर, k बाय D1 और k बाय D2 ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर K1 D1 K2 D2। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से पीछे a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन स्क्वायर, K1 और K2 को मल्टीप्लाई तो K1 K2 हो गया, नीचे D1 D2 को मल्टीप्लाई किया तो D1 D2 हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन a एप्सिलॉन नॉट और a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहे हैं, है ना, a एप्सिलॉन नॉट और a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहे हैं तो K1 बाय D1 प्लस K1 K2 बाय D2 बच रहा है। चलिए तो a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, K1 D1 प्लस क्या आ गया K2 D2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पे दो a है और दो एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे एक a है और एक एप्सिलॉन है तो एक से एक कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और C इक्विवेलेंट को भी क्या लिखते हैं, a एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू में K भाई, D तो नेट है ना, इक्विवेलेंट वैल्यू D1 प्लस D2, A एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, नेट K का वैल्यू K लिख लेते हैं भाई, ये तो K1 K2 है, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू क्या हो गया K, तो C इक्विवेलेंट ये हो गया इज इक्वल टू, यहां क्या बचा A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D1 D2 नीचे। अब यहां पे यही बचे, इन दोनों का एलसीएम करें तो D1 D2 का एलसीएम D1 D2 अपॉन, ठीक है। अब D1 से इसको कैंसिल करें तो D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा D2 इंटू में K1 तो K1 D2 बीच में प्लस है तो प्लस। अब D2 से इसको डिवाइड करें तो D2 से D2 कैंसिल, बचा D1 तो D1 को किससे मल्टीप्लाई करें K2 से तो K2 और ये क्या हो गया D1। ठीक है, अब देखिए a एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये D को इधर लेके आइए तो K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन D1 D2। ठीक है, या फिर रुकिए एक मिनट, इसको लिखते हैं उधर, चलिए K लिख दिया। चलिए अब ध्यान से D इधर डिवाइड में उधर चले जाओगे तो मल्टीप्लाई, तो K1 K2 अपॉन D1 D2 इंटू में D हो गया अपॉन ये वैल्यू K1 D2 प्लस K2 D1 अपॉन D1 D2। ठीक है, D1 D2 से D1 D2 कैंसिल और ये D इधर तो K1 या फिर इसको ऐसे लिखें K1 K2 और D को क्या लिखेंगे D1 प्लस D2 लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया D1 प्लस D2 और नीचे क्या बचा ये वाला मल्टीप्लाई यहां पे आएगा तो K1 D2 प्लस K2 D1, ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये है नेट वैल्यू K का। चलें पीछे देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर C यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है भाई, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना था, C1 C2 निकाल लिया भाई, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ था तो पहले वाले का A एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन कितना है D1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1,
C2 का वही एप्सिलॉन नॉट बाय D2, सेपरेशन कितना है D2 है, यहाँ पे आया K2 क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। दोनों को यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को उठाया, यहाँ पे पुट किया, सॉल्व कर दिया, तो ये रहा हमारे पास आंसर। आंसर ये, ठीक है। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखना है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको सॉल्व करके बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए क्या लिखा है, आप खुद भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेपरेशन D हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सिर्फ एयर है, मीडियम होता है ना, तो मीडियम कौन सा, एयर है। फिर उसके बाद क्या किया, नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस D/2। अब कुछ देर बाद D/2, ये D/2 थिकनेस का आपको एक स्लैब अलग से दिख रहा है, इसको इंसर्ट किया गया इसके अंदर, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। ये दिख रहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू कितना दिया है, 4। द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कौन सा, जब एयर मीडियम था बीच में, तो जब एयर मीडियम था, व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सेपरेशन पूरा माना है D, ठीक है, तभी तो आधा D/2 हुआ। चलिए, जब एक स्लैब को इंसर्ट किया गया, व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड, जब स्लैब को इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस, प्लेट्स का एरिया चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, A एप्सिलॉन नॉट बाय, ये सेपरेशन एयर मीडियम का और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो क्या होगा, यहां पे नया फॉर्मूला D-T प्लस T/K, ये फॉर्मूला हो गया, इसको मानते हैं C डैश। क्या मान लिया, C डैश। चलिए अब इसका वैल्यू निकाल लें, इसका वैल्यू निकालना है, तो C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। D इस केस में D कितना है, यही है, ये रहा, ये तो थिकनेस हो गई स्लैब की, ये D है, D/2, तो क्या रखोगे, D/2 प्लस सॉरी नहीं, माइनस ना, माइनस, एक मिनट अच्छे से लिख दें, D/2। भाई ये D वो होता है जिसमें एयर होती है, तो ये रहा एयर में, T कितना है, D/2 माइनस D/2, ठीक है, माइनस D/2। उसके बाद देखिए, यहां पे देखिए कितना है, ठीक है, सॉरी यहां पे एक मिनट, ये D पूरा ही लेना है ना, D पूरा लेना है, सॉरी, है ना, D पूरा लेना है, पूरा D ये पूरा है, माइनस ये D पूरा ही लेना है, ठीक है। उसके बाद थिकनेस कितनी, T, तो T कितना है, D/2, ये हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये D मतलब ये पूरा प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है ना D, ये पूरा D हो गया, थिकनेस कितनी, D/2, तो D/2 ले लिया, प्लस हो गया। आगे देखिए T थिकनेस कितनी है, D/2, तो D/2 मल्टीप्लाई 1/K, तो 1/K, K का वैल्यू कितना दिया गया है, 4। क्वेश्चन में देखिए कितना है, 4 है। चलिए अब आगे, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस D/2, एक में से आधा माइनस करिए तो आधा ही तो आएगा, तो D/2 हो गया, प्लस इधर D/2 मल्टीप्लाई 1/4, तो कितना हो गया, ये D/कितना, 8 हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, C डैश A एप्सिलॉन नॉट बाय, ये प्लस में है, अब तो 2 और 8 का एलसीएम नीचे कितना आएगा, 8, फिर 2 से जरा 8 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में गया, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4D, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करे कितना आया, 1, और 1 से ऊपर D से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, D, तो C डैश कितना आ गया, 8, ये कहां गया ऊपर, तो
8 एप्सिलॉन नॉट बाय 4d प्लस डी कितना हो गया स्टूडेंट्स 5d। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये नया कैपेसिटेंस, ये पुराना कैपेसिटेंस, ओरिजिनल वाला ये है जब एयर था, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो ये आ गया। अब रेशियो कर दीजिए नए वाले वर्सेस पुराने वाले पे, तो C डैश बाय C इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट बाय 5d अपॉन नया वाला कितना है पुराना वाला कितना, ओरिजिनल वाला एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एप्सिलॉन नॉट बाय डी से एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैंसिल, तो C डैश बाय C कितना आ गया 8/5। कितना आ गया स्टूडेंट्स 8/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया 8:5। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है ना। यही गलती होती है जब उस टाइम पे होता है रूम में, अकेले रूम में पढ़ाने में थोड़ा सा माइंड एग्जॉस्ट होता है तो भूल जाता है आदमी, और यही चीज आपके साथ एग्जाम में होता है। एग्जाम में भी ये होता है कि शांति एकदम सुकून है ना, नींद आ जाती है, दिमाग इतना एग्जॉस्ट रहता है, तो चीजों का यही सब चीजों का ध्यान रखना। देखिए यही सब चीजें मिस्टेक होती हैं। अभी अगर मैंने वहां पे डी की जगह d/2 रख दिया, सारा आंसर गलत हो जाता, फिर टाइम पूरा खत्म। यही दिक्कत है, इसीलिए मेरा तुरंत माइंड क्लिक हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एकदम दिमाग में फिट कर रखा है, सारी चीजें फिट रहती हैं। तो वही चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले कंडीशंस फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor with a square plate is filled with 4 dielectrics of dielectric constant K1, K2, K3 and K4. The effective constant K will be। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले गए हैं, है ना, और सब स्क्वायर प्लेट वाले, है ना। तो अब देखिए आपको क्या बताना है कि इसका नेट के का वैल्यू क्या होगा। नेट के का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए नेट अगर सी इक्विवेलेंट लिखूं, सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, पूरा एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी मतलब ये पूरा सेपरेशन, ये d/2 है, तो ये भी कितना होगा d/2, तो ये पूरा कितना हो गया d हो गया, है ना। और नेट के, नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के ये होगा। अब देखिए अगर मैं इसका डायग्राम अलग अलग बनाऊं, ये तो नेट वैल्यू है, ये नेट वैल्यू जिसमें अपने को के का वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? के का वैल्यू। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, तो इसमें ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसका डायग्राम अलग से बना लेता हूं। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और ये फोर्थ कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4। ठीक है, अब ये C1 और C2 सीरीज में, C3 और C4 भी सीरीज में, है ना। तो अगर देखा जाए इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस लिखूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। नीचे ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका नेट कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब अगर इन दोनों का वैल्यू निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दे तो ये नेट इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए तो पहले C1, C2, C3 और C4 का वैल्यू निकालें, तभी तो सारी चीजें निकलेंगी अपने सामने। चलिए C1 ये पहला वाला, ये अगर पूरे प्लेट का एरिया A है तो आधा कितना एरिया हो गया? A1, है ना, A/2। A1 कितना हो गया? A/2। एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच एयर मीडियम ही है, यहाँ पे एयर मीडियम है ना, तो एयर मीडियम है तो क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट।
सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है d/2, कितना सेपरेशन है d/2, ये d/2 तो ये भी कितना होगा d/2, तो C1 कितना लिखेंगे, एक मिनट, C1 कितना a/2 इप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, ठीक है, और नीचे सेपरेशन कितना d/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे C1 कितना आ गया, a/d इप्सिलॉन नॉट K1। सिमिलरली सारे सेम ही दिख रहे थे, सारे सेम है, बस सब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज है, तो यहां पे a/d इप्सिलॉन नॉट K2, इसका a/d इप्सिलॉन नॉट K3, और इसका a/d इप्सिलॉन नॉट K4। ठीक है, ये सारे हो गए, सारे वैल्यूज आ गए अपने पास। अब देखिए पहले C डैश का वैल्यू निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था, C1 C2 अपॉन C1, या फिर ऐसे लिखते हैं, चलिए एक मिनट, डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, इनका नेट नेट वैल्यू ये है, फिर ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है ना, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश। अब C डैश का वैल्यू कितना था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C डबल डैश का वैल्यू C3 C4 अपॉन C3 प्लस कितना हो गया C4। ठीक है, वैल्यूज चलिए पुट करिए, वैल्यूज पुट करिए, C1 का वैल्यू ये रहा a/d इप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना हो गया K1, ये C1 का वैल्यू इंटू C2 का वैल्यू a/d इप्सिलॉन नॉट कितना K2 अपॉन C1 प्लस C2 a/d इप्सिलॉन नॉट K1 प्लस a/d इप्सिलॉन नॉट K2, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस अब C3 C4, C3 का वैल्यू a/d इप्सिलॉन नॉट K3 मल्टीप्लाई a/d इप्सिलॉन नॉट K4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, a/d इप्सिलॉन नॉट K3 प्लस a/d इप्सिलॉन नॉट K4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे, देखते जाइए बस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए तो देखिए a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, d से मल्टीप्लाई d स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर d स्क्वायर, ये हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया K1 K2, तो K1 K2 हो गया डिवाइडेड बाय, इधर देखिए इधर कॉमन क्या आ रहा है, a इप्सिलॉन नॉट बाय d, a इप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन, तो a इप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन, बचा क्या K1 प्लस K2। ठीक है, अब देखिए यहां पे डबल, इसको चलिए पूरा सॉल्व करिए, प्लस आगे इधर भी सेम कुछ वैसा ही है, a इप्सिलॉन नॉट बाय d से इप्सिलॉन नॉट बाय d मल्टीप्लाई हुआ, तो a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और ये क्या बचा K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय, इधर कॉमन क्या आया, a इप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन, तो a इप्सिलॉन नॉट बाय d हो गया कॉमन, बचा क्या K3, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है ना ऊपर, एक मिनट, ये तो मल्टीप्लाई में था, K3 K4 बताया करो, तुम लोग बताते नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज भी पहुंचेगी, चलो तुम्हारी आवाज भी सुनी जाएगी। अब देखिए यहाँ ऊपर सारे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो एक एक कैंसिल करिए, इधर ये इधर से ये कैंसिल हुआ, अरे पूरा ये कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वाइट कैंसिल। अब देखिए C इक्विवेलेंट क्या बचा, इधर क्या बचा, a इप्सिलॉन नॉट बाय d K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, ये इधर से बचा, प्लस इधर a इप्सिलॉन नॉट बाय d K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 बचा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a इप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन बाहर निकालिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। और यहां पे देखिए K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जरा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू पीछे आइए, पीछे पीछे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में के। चलिए अब आगे आगे, तो यहां पे देखिए ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, फिर से K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी से एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैंसिल, तो K का वैल्यू देखिए आ गया, नेट K का वैल्यू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आंसर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ही मजा आता है, थोड़ा टाइम लगता है बट कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें आंसर कौन सा मैच कर रहा है। आंसर कौन सा, ये रहा, ये K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो सीरीज में ये फॉर्मूले थे, फिर दोनों को पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, ये रहा, ये डायरेक्ट ऐड किया, ऐड करने के बाद सारा क्राइटेरिया सॉल्व, और वो रहा हमारा आंसर, ठीक है। पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद द मीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर विल बी, ठीक है। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है जब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल करते हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में क्या होता है, के, और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, ठीक है। यही आर क्या है, आर इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, रेडियस, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर का रेडियस ये आर है, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हो गया कैंसिल, तो आर का वैल्यू यहां से क्या मिला, देखिए 4 पाई इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है यहाँ पे a इंटू में k अपॉन d इंटू में कितना हो गया 4 पाई। चलिए वैल्यू रखी, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू k का वैल्यू कितना है 6, तो यहां पे रखिए 6 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर, तो मीटर में चेंज करें तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 4 का वैल्यू 4 और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकालिए, ये आपके लिए है, मैं आंसर बता देता हूं, कैलकुलेट करना है, जैसे नंबर से नंबर को डिवाइड करें, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर आएगा 4.77, ये आंसर आना चाहिए आपका। कैलकुलेशन करना है, सिर्फ अब कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, 4 आइडेंटिकल प्लेट्स 1 2 3 एंड 4 आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये प्लेट्स हो गई एट इक्वल डिस्टेंसेस, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है एज शोन इन द फिगर। प्लेट 1 and 4 are joined together and the space between the 2 and 3 is filled with dielectric constant, डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू कितना दिया है 2। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन 1 and 3 and 2 and 4 आर C1 and C2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ C1 and C2, देखिए C1 C2 का रेशियो निकालना है। अब देखिए यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला,
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, जब हम किसी भी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते हैं तो वहां पे क्या फॉर्मूला होता है, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू में क्या होता है K, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D का क्या फॉर्मूला होता है, C होता है, तो C इंटू क्या हो जाता है, ये K, मतलब K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना, यही होता है C इंटू K। ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे यहां पे, सीरीज कॉम्बिनेशन और ये, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं इसके अकॉर्डिंग देखिए नया डायग्राम बना रहा हूं। इस चिमटे वाले, इसको कहते हैं चिमटा प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, चिमटा प्रॉब्लम। चिमटा आता है ना वो रोटियां सेकने वाला चिमटा, उसको वैसा कुछ दिखता है। तो ध्यान रखिए, ये प्लेट है, प्लेट में एक फेस बाहर की तरफ, एक फेस अंदर की तरफ, तो बाहर वाला फेस किसी काम का नहीं, इधर भी बाहर वाला फेस किसी काम का नहीं, अंदर वाले फेसेस काम आते हैं। तो ये अंदर इधर का, ये दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट का ये वाला एरिया भी काम आएगा और ये वाला एरिया भी काम आएगा, क्योंकि ये वाला फेस इसके साथ है और ये वाला फेस थर्ड वाले के साथ है। थर्ड वाले का ये वाला फेस भी काम आएगा क्योंकि सेकंड के साथ कैपेसिटर बनाएगा, और इधर वाला जो फेस है वो फोर्थ वाले के साथ। तो देख रहे हैं कितने कैपेसिटर, एक, फिर दो, फिर तीन बन रहे हैं, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, एक, एक, दो, तीन, ऐसे बन गए, ठीक है, तीन है। अब देखिए ये नंबर लिख देता हूं मैं यहां पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 अंदर वाला और ये 2 अंदर वाला, फिर 2 और 3, तो 2 और 3 हो गए, ठीक है। फिर 3 और 4, तो ये 3 और 4 हो गए, ठीक है। बट हमें पहले किसका निकालना है, C1 किसके बीच का, 1 से 3 के बीच का निकालना है C1। तो देखिए ये रहा 1 और यहां तक है 3, तो 1 से 3 तक यहां तक निकालते हैं। तो ये देखिए, ये 1 से 3 तक, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। ये दोनों तो सीरीज में हो गए, बट ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो देखिए यहां पे C इक्विवेलेंट इस केस में C1 क्या आएगा, C1। ये दोनों किस में, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो सीरीज में मान लेते हैं ये, अच्छा इसको C, एक मिनट, इसको C1 माना है ना, तो इसको C1 मान लेते हैं, इसको C, और इसको क्या मानते हैं, ये क्या है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है ना, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। ये देखिए यहां 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, एयर मीडियम है तो C A एप्सिलॉन नॉट बाय D। 2 और 3 के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2 है ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा C। जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो वहां पे C का मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, K से, तो K टाइम्स इंक्रीज, तो यहां पे कितना, 2C। और यहां पे भी 3 और 4 के बीच में भी एयर है, तो यहां पे क्या मान लिया हमने, C, ठीक है। अब देखिए ये इन दोनों के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C1 इंटू में C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला है, प्लस ये दोनों सीरीज में, सीरीज के साथ ये दोनों किस में हो जाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल में, तो ये क्या हो गया, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो C1 का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, C इंटू 2C, 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C प्लस 2C, 3C प्लस C, ठीक है। अब एक C से ये एक C कैंसिल, तो देखिए C1 कितना आ गया यहां पे, C1 इज इक्वल टू 2C बाय 3, 2C बाय 3 प्लस C, करिए जरा स्टूडेंट, 2C बाय 3, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, तो ये रहा सीरीज का इक्विवेलेंट, और फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये सॉल्व कर लिया, ये आगे। आप देखिए इसको C1, एलसीएम लिया 3, नीचे 1 कर दीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 से 3 डिवाइड हुआ कितना है, 1, और 1 से 2C को मल्टीप्लाई करिए, 2C, 1 से 3 को डिवाइड किया कितना है, 3, और 3 से ऊपर C से मल्टीप्लाई करिए तो 3C, तो C1 कितना आ गया, 5C बाय कितना, 3, ये C1 आया अभी। अब C2 सेकंड केस के लिए निकालना है, 2 से 4 के बीच का निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर वही कैपेसिटर,
वही कैपेसिटर वापस बना लेते हैं, प्लेट्स के नाम दे लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, अब कहां से 2 से कहां तक का चाहिए, 4 तक का। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। पहले इसका C, इसका 2C, क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहां पे क्या आ गया, C। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में। तो एक चीज बताइए, पीछे आइए, ये C और 2C और ये C पैरेलल में, सेम वैसे कुछ दिख रहा है इधर भी, ये C और 2C सीरीज में, फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में। तो यहां C2 भी कितना आएगा, वही वैल्यू तो आएगा, 5C/3, वही वैल्यू आएगा। क्योंकि देखिए फिर से, ये 2C और C सीरीज में, तो इनका वैल्यू ये आएगा, ये, और ये C के साथ पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो वही कहानी तो यहां पे भी बन रही है, ये 2C और C सीरीज में, तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2C/3, और फिर इस C के साथ पैरेलल में, तो 2C/3 प्लस C, 5C/3 ही तो आएगा, तो 5C/3 आ गया। फिर C1 C2 का रेशियो कर दीजिए, तो C1 C2 का रेशियो क्या होगा, C1 C2 का रेशियो, दोनों का वैल्यू सेम है 5C/3, और ये भी 5C/3, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आया वैल्यू, 1:1, मतलब 1। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लें, है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चिमटे वाले प्रॉब्लम में बस यही अपने को समझना होता है कि कब सीरीज है कब पैरेलल है ना, कब सीरीज और कब पैरेलल है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, अरे ये नहीं है, ये रहा नेक्स्ट। क्या लिखा है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड फ्रॉम ए सेल एंड द आइसोलेटेड फ्रॉम इट। पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फिर निकाल दिया बैटरी को, तो इनके बीच का चार्ज कांस्टेंट हो गया। ये चीज हमेशा बैटरी क्यों लगाते, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। जब बैटरी हटा दोगे तो जितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर आ गया वो अब फिक्स हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया भैया। अब क्या है, टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and 2K आर नाउ इंट्रोड्यूस इन द रीजन बिटवीन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। मतलब इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऊपर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया है, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नीचे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K दिया है, इन दोनों को फिल कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अपर हाफ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज E1 एंड लोअर हाफ इज E2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इनके बीच में है ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम दिए। अब क्या बोला है, कौन क्या चीज करेक्ट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल है, 2E2, ये करेक्ट है क्या, ये ढूंढना है अपने को। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अपर हाफ इज लेस देन दैट ऑफ लोअर हाफ। तो देखिए ध्यान से, हमेशा देखा गया है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है A∈0/d। ये एयर में जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट करोगे तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। तो यहां अगर इसका कैपेसिटेंस देखा जाए तो C1 क्या होगा, C1K, तो C2 क्या हो जाएगा, यहां पे 2K। द कैपेसिटेंस डबल हो गया, अगर यहां पे K है तो K हो गया कैपेसिटेंस C1, और यहां पे 2K है तो ये कितना हो गया 2K, डबल कैपेसिटेंस। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होती है, हाफ CV²। अब एक चीज बताए, दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट दोनों का, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का VV तो इसके बीच का भी V रहे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, C पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कम है, K ही है ना, और इसकी U1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ C1V², और U2 क्या होगा, हाफ
C2V²। अब देख लो, U1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C1 के और U2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2 के, कौन ज्यादा दिख रहा है? C2 ज्यादा दिख रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम, नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अपर हाफ इज लेस देन दैट ऑफ लोअर हाफ। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अपर हाफ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा, क्या लिखा है? 2 point charges exert a force F on each other when placed in vacuum. ठीक है, now the charges are increased to 4 times and separation between them is doubled and the system is placed in an insulating medium. Now they experience the same force. What would be the dielectric constant of the medium? ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। पहले ये वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में फोर्स F0 बोला गया है, तो फॉर्मूला लेते K(Q1 Q2 बाय सेपरेशन R²। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। चार्जेस हमने Q1 Q2 मान लिए, उनके बीच का सेपरेशन R मान लिया, तो ये हो गया। अब क्या बोला है? इंक्रीज 4 टाइम्स, चार्जेस को इंक्रीज किया 4 टाइम्स और सेपरेशन बिटवीन देम को डबल कर दिया गया। मतलब Q1 और Q2 को 4Q1 4Q2 कर दिया और R को कितना कर दिया? 2R कर दिया। तो देखिए नया फोर्स, न्यू फोर्स क्या होगा? K 4Q1 4Q2 डिवाइडेड बाय 2R का हो गया स्क्वायर। तो नया फोर्स क्या बना है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखेंगे, 4 इंटू 4 16, 16 K(Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 4R²। ठीक है, 4 से ये 16 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो नया फोर्स क्या आया? नया फोर्स कितना? 4K(Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, और K(Q1 Q2 बाय R² को क्या लिखो? F0। तो न्यू फोर्स इज 4F0। ठीक है, अब क्या बोला कि इसी फोर्स को कहां लेके गए हम? किसी और मीडियम में, है ना, जहां पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का पता करना है आपको, और बोला गया है कि ये फोर्स किसके इक्वल हो गया? इस फोर्स के। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके जाएंगे, न्यू मीडियम की कंडीशन आ गई। न्यू मीडियम की कंडीशन में मीडियम का फोर्स किसके इक्वल होता है? बताइए। मीडियम का फोर्स बोला है कि F0 के इक्वल ही बताया गया है, तो मीडियम का फोर्स कितना होगा? F(nu बाय K) होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया? F0। यही कंडीशन बोली है, द सिस्टम इज प्लेस्ड इज एन इंसुलेटिंग मीडियम, नाउ दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। मतलब ये जब ये फोर्स निकल गया, न्यू फोर्स, इसके बाद जैसे ही आपने इस फोर्स को किसी और मीडियम में इंस्टॉल किया, तो जो मीडियम का फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स के इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो ये हमने इक्वल कर दिया। अब इस फोर्स को अगर किसी और मीडियम में इंस्टॉल करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? F/K। तो F(nu/K) हो गया। अब वैल्यू पुट करिए, वैल्यू ये रहा, तो 4F0/K इज इक्वल टू क्या हो गया? F0। F0 से F0 कैंसिल, K का वैल्यू कितना आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, K का वैल्यू आ गया 4। कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, पहले वैक्यूम में था, फिर उसके बाद वैक्यूम में ही चार्जेस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया और सेपरेशन को डबल कर दिया, तो ये आ गया नया फोर्स। अब इसी नए फोर्स के साथ इस सिस्टम को ले जाया गया किसी और मीडियम में। अब जब किसी और मीडियम में लेके जाते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज। यहां क्या हुआ था? फोर्स इतना था, जब ये सब चीजें की गई तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गया ना, इससे 4 गुना बढ़ गया। अब क्या किया? इस फोर्स को, इस सिस्टम को ले गया किसी और मीडियम में, और जब मीडियम में लेके गए तो जो उस मीडियम का फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स के इक्वल हो गया। तो मीडियम पे फोर्स क्या हो जाता है? इस फोर्स का 1/K टाइम्स हो गया। तो ये हो गया इज इक्वल टू F0। F(nu) कितना आया था? 4F0। F0 से F0 कैंसिल, K का वैल्यू कितना आ गया?
4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेहनत लगती है। आप भी जानते हैं मेहनत का, और मेरा भी, है ना। मेहनत क्या होती है उस आपको भी पता है, क्योंकि आपको भी एक ड्रीम तक जाना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेवल के साथ। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।